नमस्कार। दोपहर 12 बजे के समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हिमांशु सोनकर। समाचारों में सबसे पहले हेडलाइंस। न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ ने आज भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर ली शपथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जस्टिस चंद्रचूड़ को दिलाई शपथ। उनका कार्यकाल 2 साल का होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा दौरे में विभिन्न कार्यक्रमों में कर रहे हैं शिरकत। भक्ति वेदांत संस्थान द्वारा निर्मित कृष्ण बलराम मंदिर का करेंगे उद्घाटन। कृष्ण जन्मभूमि का किया दर्शन पूजन। मुजफ्फरनगर के खतौली विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव की हुई घोषणा। 10 नवंबर से होंगे नामांकन। मतदान 5 दिसंबर और मतगणना 8 दिसंबर को होगी। और गोरखपुर में गैंगस्टर के तहत 100 करोड़ की संपत्ति की गई कुर्क। बिना मान्यता के नर्सिंग कॉलेज में 1200 से अधिक छात्रों के प्रवेश को लेकर डॉक्टर पर जालसाजी के थे आरोप। 15 से अधिक बैंक खातों के संचालन पर भी लगी रोक। और अब समाचार विस्तार से। न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ आज भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जस्टिस चंद्रचूड़ को शपथ दिलाई। उनका कार्यकाल 2 साल का होगा। जस्टिस चंद्रचूड़ को 2016 में सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया था। इससे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट में वे जज और इलाहाबाद हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश रह चुके थे। जस्टिस चंद्रचूड़ अयोध्या, सबरीमाला, निजता का अधिकार, आधार की कानूनी वैधता जैसे अहम मामलों में फैसले देने वाली बेंच का हिस्सा रहे हैं। I will uphold the Constitution and the laws. And that I will uphold the Constitution and the laws. मथुरा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे का आज दूसरा दिन है। उन्होंने दूसरे दिन की शुरुआत भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के साथ की। सीएम योगी सुबह ही श्री कृष्ण जन्मभूमि पर पहुंचकर जन्मभूमि स्थित भगवत भवन में विधि विधान से पूजा अर्चना की। श्री कृष्ण के विग्रह की आरती उतारी। मुख्यमंत्री ने मथुरा गेस्ट हाउस के परिसर में पौधारोपण किया। इसके साथ ही उन्होंने विकास कार्यों पर जिलाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की। मंगलवार रात प्रदेश के कई भागों में 2 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। गोरखपुर, लखनऊ, कानपुर, बरेली, वाराणसी, प्रयागराज, गाजियाबाद सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप का पहला झटका देर शाम 8:52 पर महसूस किया गया, जिसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 4.9 थी। वहीं दूसरा भूकंप का झटका रात 1:57 पर आया। इसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 6.3 थी। दूसरा झटका काफी तेज था और लोग डरकर घरों से बाहर निकल आए। अभी तक किसी भी प्रकार के जानमाल के नुकसान की जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। इस भूकंप का केंद्र भारत नेपाल की सीमा पर नेपाल में था, जो जमीन से 10 किलोमीटर नीचे था। मिस्र के शर्म अल शेख में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में ग्लोबल वार्मिंग के लिए गरीब देशों ने धनी राष्ट्रों और तेल कंपनियों को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा है कि प्रदूषकों को जलवायु परिवर्तन के लिए उन्हें हर्जाना देना होगा। साथ ही उन्होंने ग्लोबल कार्बन टैक्स लगाने की भी मांग की। उन्होंने कहा कि एक तरफ तेल कंपनियां और अमीर देश मुनाफा कमा रहे हैं, वहीं छोटे खासतौर पर द्वीप राष्ट्रों की हालत बेहद खराब होती जा रही है। इन राष्ट्रों ने कहा कि वे उनकी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अफ्रीकी राज्यों ने इसके लिए और अधिक अंतर्राष्ट्रीय फंड की भी मांग की। बारबाडोस के प्रधानमंत्री मिया बोटाले ने कहा कि इस एक समय में जैसे जीवाश्म ईंधन कंपनियों द्वारा जलवायु परिवर्तन से होने वाले नुकसान को लेकर गरीब देशों को आर्थिक योगदान करना चाहिए। हमास की प्रधानमंत्री फिलिप डेविड ने कहा कि सभी के हितों में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अमीर देशों से वास्तविक रूप से काम करने की अपील की। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव अपने 2 दिवसीय सहारनपुर दौरे के दूसरे दिन सर्किट हाउस पहुंचे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि वर्ष 2014 से पहले उत्तर प्रदेश जैसे बड़े और महत्वपूर्ण राज्य जिनकी जनसंख्या कई छोटे देशों से भी अधिक है, उसे यूपीए के शासन में सालाना मात्र 1900 करोड़ रुपए दिए जाते थे। लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की डबल इंजन की उत्तर प्रदेश सरकार को रेलवे के विकास के लिए रिकॉर्ड तोड़ 14,761 करोड़ रुपए सालाना दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में जितने भी
रेलवे के 94,000 रुपये के प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए हैं। इन सब प्रोजेक्ट्स पर इतने तेजी से काम चल रहा है जो यूपीए के समय में एक दिन में मात्र 4 किलोमीटर नई पटरियां लगती थी, लेकिन आज डबल इंजन की सरकार में उत्तर प्रदेश में प्रतिदिन 12 किलोमीटर की नई पटरियां लगाने का काम किया जा रहा है। 2014 से पहले उत्तर प्रदेश जितने बड़े राज्य को, इतने महत्वपूर्ण राज्य को, जिसकी जनसंख्या बहुत सारे देशों से ज़्यादा है, बहुत सारे कई देशों को मिला लें तो भी उसके ज़्यादा जनसंख्या है, उसको रेलवे के लिए यूपीए सरकार के समय मात्र 1,109 करोड़ रुपए दिए जाते थे साल में। इतना बड़ा प्रदेश, इतना बड़ा विशाल जनसमूह, मात्र 1,000 करोड़ दिए जाते थे। आज आपकी जानकारी के लिए मैं खुशी के साथ कहना चाहूँगा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की जो डबल इंजन की सरकार है, इस डबल इंजन की सरकार में आज रेलवे के लिए उत्तर प्रदेश को रिकॉर्ड 14,761 करोड़ 14,761 करोड़ रुपीस का एलोकेशन है। भारत निर्वाचन आयोग ने मुजफ्फरनगर में खतौली विधानसभा चुनाव के लिए कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। नामांकन 10 नवंबर से होंगे, मतदान 5 दिसंबर और मतगणना 8 दिसंबर को होगी। इसी के साथ जिले में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। जिले में सभी स्थानों से चुनाव प्रचार सामग्री हटाई जा रही है। ये सीट भाजपा विधायक विक्रम सैनी को न्यायालय से सजा होने के बाद खाली हुई है। डीएम सीबी सिंह ने कहा कि चुनाव आयोग ने खतौली विधानसभा के चुनाव को लेकर कार्यक्रम जारी कर दिया है। नामांकन 10 से 17 नवंबर तक होगा। मतदान 5 दिसंबर और मतगणना 8 दिसंबर को होगी। इसी के साथ ही जिले में चुनाव आदर्श आचार संहिता लग गई है। जिले के सभी स्थानों से प्रचार सामग्री हटाई जा रही है। इसके लिए खतौली क्षेत्र व्यापक स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है। विधानसभा क्षेत्र में 369 बूथ हैं, 171 मतदान केंद्र हैं। खतौली विधानसभा क्षेत्र में 3,12,240 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। खतौली विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने 2 ऑब्जर्वर तैनात किए हैं। इनमें आईपीएस राजकृष्ण पृथ्वी और राजेंद्र कुमार शामिल हैं। इसकी घोषणा हो गई आयोग से, क्योंकि अभी जो रिक्त हुई थी सीट, उसकी आज अधिसूचना जारी हुई है। तो जिसमें जैसे ही नोटिफिकेशन होता है वैसे ही आदर्श आचार संहिता लग जाती है। तो आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है और उसके बाद जो भी आयोग के आदेश निर्देश के क्रम में कार्रवाई होती है, जो डिफेसमेंट की कार्रवाई, उसके लिए भी टीमें बन गई हैं। वो सब अपना काम कर रही हैं। 24 घंटे, 48 घंटे और 72 घंटे का जो प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से वो अपना काम कर रही हैं। और आज हम लोगों ने अपने जो भी इलेक्शन से जुड़े हुए जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी हैं, उनको उनकी जिम्मेदारियां तय कर दी गई हैं और उसके हिसाब से वो अपनी अपनी तैयारी प्रारंभ कर देंगे। और कुल मिलाकर के आयोग के आदेश के क्रम में जो चुनाव होना है शांतिपूर्ण निर्विघ्न, वो उसके लिए यहाँ का मुजफ्फरनगर का जिला प्रशासन कटिबद्ध है और उसके क्रम में हम लोग अपनी रणनीति बना करके कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए, आगामी खतौली विधानसभा के बाई इलेक्शंस डिक्लेयर हो चुके हैं। उसके डिक्लेयर होते ही आज एमसीसी लागू हो गया है। डिफेसमेंट की कार्रवाई लगातार चल रही है। एसपी क्राइम साहब को नोडल अधिकारी नियुक्त करते हुए चुनाव सेल का भी हमारे यहाँ पुलिस में गठन कर दिया गया है और जो डिप्लॉयमेंट प्लान है चुनाव के दिन के लिए वो प्रिपेयर किया जा रहा है और निरोधात्मक कार्रवाई बड़े पैमाने पर अराजक तत्वों को चिन्हित करके लगातार की जा रही है और 100% जो हमारे मतदान केंद्र हैं उनको सीएपीएफ से भी आच्छादित किया जाएगा। हमारी सिविल पुलिस, हमारी पीएसी, होमगार्ड के अलावा ये सीएपीएफ के जवान हैं जो इसकी सुरक्षा में तैनात किए जाएंगे। इस स्टेबल तैनाती के अतिरिक्त भी हमारी मोबाइल ड्यूटियां भी लगेंगी, जिसमें थाना मोबाइल, अतिरिक्त मोबाइल, क्लस्टर मोबाइल और पिकेट ड्यूटी, बैरियर ड्यूटी, चाक चौबंद व्यवस्था जो है सेक्टर और जोनल व्यवस्था इसमें लागू की जाएगी। और सोशल मीडिया पर भी लगातार नज़र रखी जा रही है। किसी भी प्रकार की भ्रामक खबर को लगातार संज्ञान लेते हुए उसके विरुद्ध भी समय रहते कार्रवाई की जाएगी। और हम आपको आश्वस्त करते हैं, आप सभी के सहयोग से माननीय आयोग के निर्देशन में पूर्ण रूप से निर्विघ्न और पारदर्शी तरीके से सकुशलता से ये पूरा चुनाव संपन्न कराया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेश भर में अपराधियों और माफियाओं पर अंकुश लगाने के लिए चल रहे अभियान का असर गोरखपुर में देखने को मिला।
जनपद में बड़ी कार्रवाई करते हुए गैंगस्टर एक्ट के तहत राज नर्सिंग कॉलेज एंड पैरामेडिकल कॉलेज के संचालक डॉक्टर अभिषेक यादव, उनकी पत्नी और बहन की लगभग 100 करोड़ की संपत्ति को जिला प्रशासन ने कुर्क किया है। इसके साथ ही अलग अलग बैंकों में स्थित 15 से अधिक बैंक खातों के संचालन पर भी जिलाधिकारी ने रोक लगा दी है। बिना मान्यता के नर्सिंग कॉलेज में 1200 से अधिक छात्रों का प्रवेश लेकर जालसाजी के आरोप में डॉक्टर अभिषेक यादव, उनकी पत्नी समेत 5 आरोपी इस समय जेल में हैं। गोरखपुर एसपी सिटी कृष्ण कुमार विष्णु ने बताया कि कॉलेज संचालक ने बिना मान्यता कॉलेज चलाते हुए बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। मोटी रकम लेकर निर्धारित सीटों से अधिक बच्चों का एडमिशन लिया। ऐसे में मेडिकल माफिया के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। लगभग 100 करोड़ की संपत्ति इनकी कुर्क की जा रही है। तिवारीपुर पुलिस की रिपोर्ट पर जिलाधिकारी कृष्ण करुणेश ने आरोपियों की चिन्हित की गई भूमि भवन नर्सिंग कॉलेज को कुर्क करने का आदेश दिया था। जनपद गोरखपुर में एक राज नर्सिंग नाम के एक इंस्टीट्यूट, जिसको पैरामेडिकल कॉलेज के नाम से भी इन्होंने परमिशन ली थी, जो कि ये बिल्डिंग यहाँ से संचालित होती थी, और इसने लोगों के कई सारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। मोटी मोटी रकम लेके इस व्यक्ति ने अपनी जिस संख्या जो इसको अलॉटेड थी उससे कई गुना ज़्यादा एडमिशन देके उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। ऐसे मेडिकल माफिया के खिलाफ आज कई जगहों 9 से ज़्यादा इसकी प्रॉपर्टियां जब्त की जा रही है, जिसमें कम से कम 100 करोड़ के आसपास की संपत्ति जब्त की जा रही है। ऐसे संपत्ति अर्जित करके ये सब प्रॉपर्टी बनाई गई है, जिसमें जिलाधिकारी महोदय द्वारा गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत जो है आदेश पारित किया गया है, जिसके क्रम में ये कुर्की की कार्रवाई की जा रही है। समाचारों में फिलहाल वक्त है एक छोटे से विराम का। पापा ये सब जो चीजें सालों से बेवजह पड़ी हो उन्हें हटा देना चाहिए। ये भी दादाजी की पुरानी पासबुक और एफडी। अरे ये कैसे रह गया? पैसे गए? नहीं, उपाय है। बैंक खाते को संचालित करते रहना चाहिए, वरना खाता इनऑपरेटिव हो जाता है। ऐसे में बैंक से संपर्क करें, खाता सक्रिय करवाएं और आपकी रकम जो है उसे ब्याज समेत क्लेम करें। दादू ये आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सही कह रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश और स्वच्छता मिशन के तहत उन्नाव जनपद में जल स्रोतों की सफाई और निगरानी निरंतर प्रशासन की ओर से कराई जा रही है। नहर और नदियों के जल की निर्मलता बनी रहे, जिसको देखते हुए मोहान की सई नदी में साफ सफाई करके जलकुंभी इत्यादि निकालकर नदी के जल में श्रद्धालुओं को साफ पानी में नहाने के इंतजाम प्रशासन द्वारा कराए जा रहे हैं। सई नदी किनारे मोहान कस्बे में मेला लगता है, जिसमें आसपास और दूर दराज गांव से हजारों लोग आकर स्नान करते हैं, जिसको देखते हुए नगर पालिका के ईओ संतोष चौधरी और चेयरमैन हयात रसूल ने नदी में सफाई अभियान चलाकर सफाई करवाई। कल यहाँ पे गंगा स्नान से लोग दूर दराज से लोग आएंगे, उसको देखते हुए हम लोग ने एक सफाई अभियान चलाया है, जैसे कि आप देख रहे हैं। कार्तिक पूर्णिमा पे यहाँ पे मेला लगता है, बहुत ही विशाल मेला लगता है। आसपास से दर्जनों गांव के हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ जाती है और यहाँ पे सभी मेला देखते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो स्नान भी करते हैं और बगल में ही मोहनदास बाबा का मंदिर है, जहाँ पे भव्य पूजा पाठ के साथ साथ आरती भी होती है, भंडारे का आयोजन भी किया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर मोहन बाबा मंदिर परिसर में इस क्षेत्र का नगर पंचायत निर्माण के द्वारा व्यवस्था की जाती है। बड़ा मेला लगता है, जिसपे लोग सई नदी के तट पर बने हुए जलेश्वरनाथ ऐतिहासिक मंदिर पर स्नान भी करते हैं, पूजन भी करते हैं। तो इस दृष्टिगत माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश हैं कि जो भी हमारे सांस्कृतिक प्रोग्राम हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं या पर्व हैं जिनमें बड़ी आस्था होती है श्रद्धालुओं की, उसके दृष्टिगत संपूर्ण नगर में तो सफाई अभियान चलाया ही गया। हमारे कुछ बोर्ड के मेंबर्स और स्वप्रेरणा से हमारे उच्चाधिकारियों द्वारा निर्देश दिए गए थे कि सई नदी के तट पर जो जलकुंभी वगैरह लगी हुई है उसे हटवा दिया जाए, जिससे कि श्रद्धालुओं को स्नान करने में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। मुरादाबाद जिले के गन्ना किसान भारत सरकार की डिजिटल क्रांति से जुड़कर हाईटेक और स्मार्ट हो रहे हैं। गन्ना किसानों को गन्ना विपणन से संबंधित सभी जानकारियां घर बैठे मोबाइल पर प्राप्त हो रही हैं। पेराई सत्र 2022-23 के लिए किसानों को एसएमएस के माध्यम से गन्ना पर्ची किसानों के मोबाइल पर ही भेजी जा रही है, जिससे
जनपद किसान को गन्ना से संबंधित सभी जानकारियां घर बैठे उनके मोबाइल पर मिल रही हैं। अब उनको गन्ना विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों और गन्ना विभाग के कार्यालय के चक्कर काटने नहीं पड़ते। वहीं गन्ना विभाग के अधिकारियों का कहना है कि गन्ना किसान अपने मोबाइल को चार्ज रखें और मैसेज इनबॉक्स खाली रखें, जिससे सर्वर द्वारा भेजी गई पर्ची उनके मोबाइल नंबर पर समय से पहुंच सके। उन्होंने कहा कि SMS गन्ना पर्ची के द्वारा प्रदेश के किसानों को गन्ना माफियाओं से भी निजात मिली है। SMS पर्ची का जो व्यवस्था है ये कोरोना काल से की गई थी। कोरोना काल में इसका प्रयोग किया गया था, उसमें सफलता मिली काफ़ी, और तभी से SMS पर्ची दी जा रही हैं। इससे किसानों को बहुत ही अच्छी सुविधा प्राप्त हो रही है, घर बैठे उसको पर्ची प्राप्त हो जाती है। पहले किसान को सोसाइटी में आना पड़ता था, जानकारी लेनी पड़ती थी, और जो कागज पर्ची थी बीच में मध्यस्थ करने वाले लोग भी गायब कर देते थे। अब SMS पर्ची किसान के सीधे उसके मोबाइल नंबर पर जाती है, मोबाइल से देख के वो अपने तुलवा लेता है। इसमें 72 घंटे का समय रहता है। अगर 72 घंटे के अंदर नहीं तुलवा पाता है तो पर्ची कैंसिल हो जाती है और स्वतः ही रिवैलिड होके 4-5 दिन बाद फिर पहुंच जाती है। पहले जो कागज़ की पर्ची हुआ करती थी उसको किसान को जमा करना पड़ता था, बार बार सोसाइटी भागना पड़ता था। इससे किसान को बहुत ही राहत हो रही है। प्रदेश के MSME, खादी ग्रामोद्योग और रेशम हथकरघा वस्त्र उद्योग मंत्री राकेश अचान ने जनपद फतेहपुर में विभागीय अधिकारियों के साथ संबंधित विभाग की संचालित योजनाओं की समीक्षा की, जिसमें सरकार द्वारा संचालित योजनाओं से पात्र लाभार्थियों को अधिक से अधिक लाभान्वित कराने और उद्यमियों की मदद करने का निर्देश दिए गए। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल नीति 2022 में मुख्य रूप से वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देना और उत्तर प्रदेश में 10,000 करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य सरकार ने रखा है, जिससे लगभग 5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। उत्तर प्रदेश में पहली बार टेक्सटाइल नीति में नवयुवकों को बढ़ावा देने के लिए 75% तक छूट दी है, ताकि टेक्सटाइल में प्रशिक्षित नवयुवकों को उत्तर प्रदेश में जाकर नौकरी करने के बजाय स्वरोजगार स्थापित कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में 2022 की जो नई टेक्सटाइल नीति है उसका लक्ष्य है कि उत्तर प्रदेश में वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देना और उत्तर प्रदेश में 10,000 करोड़ के निवेश का लक्ष्य सरकार ने रखा है और उसमें लगभग 5 लाख लोगों को रोजगार भी मिलेगा। और हमें पूरी संभावना है कि इस नीति को जिस तरीके से अभी उद्यमियों ने सराहा है, पहली बार टेक्सटाइल नीति में तमाम नवयुवकों को, जो हमारे नौजवान हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए 75% तक हमने इस नीति में छूट दी है। पराली प्रबंधन को लेकर कृषि विभाग की ओर से चलाए जा रहे अभियान को बल मिल रहा है। कृषि विभाग के अधिकारी गांव-गांव जाकर किसानों को पराली न जलाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, वहीं उनको पराली प्रबंधन के गुर भी सिखा रहे हैं। जिलाधिकारी नेहा जैन ने फसल अवशेष प्रबंधन किसान जागरूकता वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वैन के माध्यम से किसानों को गांव-गांव जाकर फसल अवशेष प्रबंधन के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। उप कृषि निदेशक विनोद यादव ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट, केंद्र और प्रदेश सरकार के स्पष्ट निर्देश हैं कि कोई भी किसान फसलों के अवशेष न जलाए। ऐसा करने से प्रदूषण बढ़ता है, जिसका दुष्प्रभाव लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ता है। विशेष रूप से सांस के रोगियों के लिए समस्या बढ़ जाती है। उन्होंने बताया कि फसल अवशेष प्रबंधन के बदले किसानों को खाद दी जा रही है। किसानों को इस योजना का पूर्ण लाभ उठाना चाहिए। औद्योगिक इकाइयों में भी पराली का उपयोग होता है, जो कि स्वयं इसकी खरीद करती है। जहाँ तक पराली की बात है, तो जनपद में पराली किसान भाई ना जलाएं, उसके लिए हम लोग व्यापक जन जागरूकता का कार्यक्रम करते हैं। इसके तहत इसके पहले हम लोगों ने न्याय पंचायत स्तर पर गोष्ठियाँ करी हैं, जिला अधिकारी महोदय के स्तर पर जनपद स्तरीय गोष्ठी करी गई है, विकास खंड स्तरीय गोष्ठियाँ भी की जा रही हैं, ताकि किसान भाई इस बात से पूरे भिज्ञ हो जाए कि पराली एक बहुमूल्य चीज़ है। किसान भाई उसको जला के ना जलाएं, बल्कि उसका इन सीटू मैनेजमेंट कर दें। बहुत सारे यंत्र सरकार के द्वारा दिए जा रहे हैं, जिसमें कि वो डायरेक्ट नमी है तो सीधे बुआई कर सकते हैं और उनका लाइन से बुआई भी हो जाएगी। जो अवशेष है वो मिट्टी में सड़ करके खाद का काम करेगा। इसके अलावा एक सीटू प्रबंधन की बात हम लोग करते हैं, किसान भाइयों को प्रेरित कर रहे हैं कि किसान भाई जो पराली है वो गौशालाओं में दान दें। और जहाँ तक वैज्ञानिक भी सिद्ध कर चुके हैं कि अगर हम लोग जो जानवरों को
चारा दे रहे हैं उसमें 25% पराली का भी उपयोग करते हैं, तो उनको भी कोई नुकसान नहीं होगा, हमारी चारे की समस्या का समाधान होगा। प्रदेश में डेंगू के बढ़ते मामलों को देखते हुए हाथरस में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर स्टेट नोडल अधिकारी डॉक्टर देवेंद्र कुमार वार्ष्णेय द्वारा संचारी रोग, डेंगू आदि की तैयारियों को देखा गया। उन्होंने जिले में डेंगू के इलाज को लेकर व्यवस्थाएं ठीक मिली। डॉक्टर देवेंद्र कुमार वार्ष्णेय ने बताया कि जनपद में डेंगू के 12 पुष्ट मामले हैं। तैयारियों को लेकर उन्होंने बताया कि प्रत्येक CHC पर मच्छरदानी के साथ बेड मौजूद है। आवश्यकता पड़ने पर बेडों की संख्या में इजाफा किया जा सकता है। पैरासीटामॉल, एंटीबायोटिक और ORS पर्याप्त मात्रा में मौजूद हैं। इसके अलावा CBC, डेंगू, मलेरिया और एलाइजा टेस्ट की व्यवस्था भी मौजूद है। हाथरस जनपद में डेंगू के कंफर्म केस की संख्या मात्र 12 है, जिसमें मुरसान ब्लॉक में एक भी कंफर्म केस नहीं है। जहाँ तक तैयारियों की बात है अस्पताल की, तो मैं बताना चाहूँगा कि हमने मच्छरदानी युक्त बेड आरक्षित किए हुए हैं। प्रत्येक CHC पे आवश्यकता पड़ने पर उनको एक्सटेंड किया जा सकता है। हमारे यहाँ पर्याप्त मात्रा में पैरासीटामॉल टेबलेट, एंटीबायोटिक्स, IV फ्लूइड्स, ORS पाउडर मौजूद हैं। मेरठ जिले की चौधरी चरण सिंह जिला कारागार में इस्कॉन द्वारा गीता वितरण और दीपोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में इस्कॉन के वरिष्ठ प्रचारक अकूर प्रभु और जेल अधीक्षक राकेश कुमार ने बंदियों को गीता वितरित की। कार्यक्रम में सबसे पहले भजनों का आयोजन किया गया। अकूर प्रभु द्वारा बंदियों को उपदेश के माध्यम से धर्म और अधर्म के बारे में बताया गया। साथ ही पाप और पुण्य की जानकारी दी गई। वरिष्ठ जेल अधीक्षक राकेश कुमार ने बताया कि जिला कारागार में समय समय पर धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जिससे बंदियों को मानसिक अवसाद न हो और कारागार परिसर में का वातावरण भी सकारात्मक बना रहे। गीता जयंती महोत्सव व दीपोत्सव का कार्यक्रम था। इसके साथ साथ भगवत गीता का ये चौथी बार है जो कि कारागार में वितरण किया जा रहा है। जो विशिष्ट प्रचारक थे श्री अक्रूर दास जी प्रभु जी हैं, उनके द्वारा आज गीता वितरण का, भगवत गीता का वितरण का प्रोग्राम आयोजित किया गया है। ये जो अक्रूर दास जी हैं महाराज जी विदेशों में ज़्यादा रहते हैं, जैसे कनाडा है, अमेरिका है, जापान है, वहाँ पर ज़्यादा रहते हैं। अपने व्यस्त समय में से निकाल करके आज उन्होंने यहाँ का आयोजन और हम लोगों के मध्य बंदियों में जो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का आयोजन किया है। तो ऐसा लगता है कि आज कारागार में पूरा भक्तिमय, हमारे सभी बंदी भक्तिमय हो गए हैं और जो बंदियों में अवसाद के लक्षण दिखाई देते हैं वो दूर दूर तक अब प्रसन्नता का उनमें जिज्ञासा हो रही है और बंदियों के चेहरे प्रसन्न हैं। ऑस्ट्रेलिया में खेले जा रहे ICC T20 विश्व कप की सेमीफाइनल लाइनअप अब तैयार हो चुकी है। आज पहले सेमीफाइनल में पाकिस्तान का सामना न्यूजीलैंड से होगा। वहीं गुरुवार को भारत दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड से भिड़ेगा। ICC T20 विश्व कप का सफर अब नॉकआउट दौर में पहुंच चुका है। वर्ल्ड कप का हिस्सा बनने वाली 12 टीमों में से अब सिर्फ 4 टीमें बची हैं, जो इस खिताब के लिए आपस में भिड़ने को तैयार हैं। बुधवार को प्रतियोगिता का पहला सेमीफाइनल मुकाबला सिडनी में खेला जाएगा, जिसमें पाकिस्तान और न्यूजीलैंड आमने सामने होंगे। वहीं दूसरे सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। यह मैच गुरुवार को एडिलेड में खेला जाएगा। पाकिस्तान की टीम ने नाटकीय ढंग से सेमीफाइनल में जगह बनाई है। सुपर 12 के शुरुआती 2 मुकाबले हारने के बाद टीम ने सेमीफाइनल में स्थान बनाया है। गौरतलब है कि पाकिस्तानी टीम को भारत और जिम्बाब्वे दोनों के खिलाफ पराजय का सामना करना पड़ा था। इसके बाद लग रहा था कि यह टीम सेमीफाइनल से पहले बाहर हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और दक्षिण अफ्रीका के खराब प्रदर्शन का लाभ पाकिस्तान को मिला। 5 में से 3 मैचों में जीत दर्ज करते हुए पाकिस्तान की टीम ने 6 अंकों के साथ ग्रुप 2 की तालिका में दूसरा स्थान हासिल किया। इस तरह पाकिस्तान की टीम के लिए एक चमत्कार हुआ और वो लगातार दूसरे साल भी T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच गए। वहीं दूसरी ओर न्यूजीलैंड ने इस प्रतियोगिता में अपना दमदार प्रदर्शन दिखाया है। कीवी टीम ने ग्रुप 1 में 7 अंक के साथ पहला स्थान हासिल किया। सेमीफाइनल के अपने सफर में न्यूजीलैंड ने ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका और आयरलैंड के खिलाफ जीत दर्ज की थी, जबकि उन्हें इंग्लैंड के खिलाफ हार मिली थी। इसके अलावा न्यूजीलैंड का एक मैच बारिश के कारण बेनतीजा रहा था।
ललितपुर जिले के तालबेहट के ग्राम गुंदेरा की बेटी सोनम ने प्रधान बनकर अति पिछड़े गांव के लिए सभी सुविधाएं जुटाईं। 22 साल की सोनम ने ग्राम प्रधान बनकर अपने गांव को शासन की योजनाओं का सहयोग लेकर जनपद का मॉडल गांव बनाने की बड़ी तैयारी की। आज गांव में जहां सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, वहीं पब्लिक एड्रेस सिस्टम से संदेशा भी पहुंचने लगा है। गांव में साफ पानी के लिए जहां जल प्रबंधन समिति गठित करके रेन रूफ वाटर सिस्टम तैयार कर वर्षा जल संरक्षण की बड़ी पहल शुरू की गई है, वहीं आरओ सोलर वाटर सिस्टम के साथ साथ अमृत सरोवर की स्थापना भी की गई है। गांव भर में अच्छी सड़कों के साथ साथ जहां अत्याधुनिक सुविधा युक्त वातानुकूलित पंचायत भवन भी मिल गया है, वहीं गांव में ही सोलर से चलने वाली आटा चक्की की सुविधा के इंतजाम भी किए गए हैं। सोचा नहीं था जैसा हमारा गांव हुआ है ग्योरा गुंदेरा का, जिसमें सारी सुविधाएं हमारे प्रधान जी ने कराई। जैसे सचिवालय बनवाया तो सचिवालय में एसी, पंखा और कैमरे, माइक, हर चीज की व्यवस्था बनाई। मॉडल सचिवालय बनवाया है कुल मिला के। और गांव की पूरी सड़कें बिल्कुल एपेक्स से बिल्कुल पूरी सही रास्ताएं बन चुकी हैं। और सोलर प्लांट भी लगवा दिया है, जिसमें चक्की, आटा चक्की भी चलेगी। मतलब कुल मिला के बहुत अच्छा गांव, मॉडल गांव बनवा दिया है। जिला में एक नंबर गांव बनवा दिया है। तालाब में भी बहुत अच्छा सुंदरीकरण करवाया है और गांव में भी बड़ी अच्छी सड़कें करवाई हैं। साफ सफाई में बहुत अच्छे गांव में हमारे गांव में हो रहा है। गंदगी नहीं फैली हुई है। सारे काम से अच्छे सुविधा से बनाए हुए हैं। मात्र 22 साल की उम्र में प्रधान बनी हुई हूँ। हम चाहते अपने गांव को एक उत्तर प्रदेश में मॉडल बनाना चाहते हैं। अपने गांव में एक सचिवालय बनाया, जिसमें एसी, वाटर कूलर, मीटिंग हॉल जैसी सारी सुविधाएं का लाभ दिया। गांव के लोगों को यहाँ बाहर न जाना पड़े, इसलिए गांव में एक सोलर आटा चक्की लगाई। गांव की सुरक्षा के लिए कैमरे लगवाए, अच्छी सड़कें बनाई, पानी नलों के पास गंदगी ना फैले, इसीलिए सोख्ता गड्ढे बनवाए। और अब हमारे गांव में एक बैंक भी खुलने जा रहा है। कई सालों से पानी का संकट झेल रहे महोबा जिले में जल जीवन मिशन योजना नए आयाम स्थापित करने जा रही है, जिसको लेकर प्रमुख सचिव नमामि गंगे और ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग अनुराग श्रीवास्तव और जल निगम के एमडी डॉक्टर बलकार सिंह ने जिले की कई योजनाओं का निरीक्षण किया। महोबा पहुंचे अफसरों ने शिवहार और लहचूरा के साथ जल जीवन मिशन की कई योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने दिसंबर माह तक जलापूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नमामि गंगे में तीसरा स्थान पाने वाला महोबा अब की बार पहला स्थान पाएगा, ऐसी उम्मीद है। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी की अभिलाषा के अनुरूप बुंदेलखंड में, संपूर्ण बुंदेलखंड के सभी ग्रामों में जल जीवन मिशन के तहत पाइपलाइन का पानी दिया जाना है। और लगभग 2 साल पहले ये योजनाएं प्रारंभ की गई थी। अब सब अपनी पूर्णता के कगार पर हैं और इनकी अब पूर्णता करा के और इनका उद्घाटन कराना माननीय वीआईपी के द्वारा, उसकी तैयारी देखने के लिए आज हम लोग यहाँ पर आए हैं। कार्यों की प्रगति काफ़ी अच्छी है और कार्य दिखाई दे रहे हैं कि करीब करीब पूर्णता के कगार पर है। विस्तार समाचारों में फिलहाल इतना ही। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ ने आज भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर ली शपथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जस्टिस चंद्रचूड़ को दिलाई शपथ। उनका कार्यकाल 2 साल का होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा दौरे में विभिन्न कार्यक्रमों में कर रहे हैं शिरकत। भक्ति वेदांत संस्थान द्वारा निर्मित कृष्ण बलराम मंदिर का करेंगे उद्घाटन। कृष्ण जन्मभूमि का किया दर्शन पूजन। मुजफ्फरनगर के खतौली विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव की हुई घोषणा। 10 नवंबर से होंगे नामांकन। मतदान 5 दिसंबर और मतगणना 8 दिसंबर को होगी। और गोरखपुर में गैंगस्टर के तहत 100 करोड़ की संपत्ति की गई कुर्क। बिना मान्यता के नर्सिंग कॉलेज में 1200 से अधिक छात्रों के प्रवेश को लेकर डॉक्टर पर जालसाजी के थे आरोप। 15 से अधिक बैंक खातों के संचालन पर भी लगी रोक।